Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss about the Inside Daily Current Affair of 14 September 2020 एंड जो 13 सितंबर का जो न्यूज़ एनालिसिस रहता है इनसाइट का वो नहीं आया है, इसलिए हम डायरेक्टली 14 सितंबर का पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है Pesticide Management Bill 2020, what is trans fat, IRAD Act, methane in Krishna Godavari Basin, Living Planet Report 2020, Assam oil well fire, gas leakage largely tempt, and a Hindi Divas related news. Okay, so let's begin. So the first news is from the paper 2 part. From the topic government policy and the intervention from the development in various sector and the issue arising out of their design and implementation. So the पहली न्यूज़ है वो है पेस्टिसाइड अमेंडमेंट बिल 2020। बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप सभी वैसे जानते ही होंगे कि जो बिल्स होते हैं, जो बिल पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट होते हैं, जो पार्लियामेंट में लाते हैं, वो मेनली बिल होते हैं 4 टाइप्स के। तो वो 4 टाइप से ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, एक ऑर्डिनरी बिल होता है। उसके बाद होता है फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल होता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसके साथ साथ अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई बिल लाया है तो उसको हम पब्लिक बिल बोलते हैं। और अगर किसी अदर मेंबर मतलब अलग अलग कोई मेंबर जो हो फ्रॉम द rest of the parliament, okay, and if he introduce the bill and it is a private member bill, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा कि बिल जो होता है मेनली 4 टाइप्स का होता है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। चलो अभी हम देखते हैं कि आज की न्यूज़ का कौन सा पार्ट है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल इरेज दिस ऑल पार्ट so that we can start the news. सो रिसेंटली पेस्टिसाइड अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है। और ये जो बिल है न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में होने का उसका एक मेन रीज़न है कि एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोविज़न्स है इस बिल के, वो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट करने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोविज़न्स है इस बिल के वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को बेनिफिट नहीं करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए जो सिलेक्ट कमिटी होती है उनको प्रॉपरली कंसल्ट करने के लिए एक्सपर्ट ने कहा है। ठीक है, तो क्या क्या की प्रोविज़न्स हाईलाइट किए हैं वो देखते हैं। तो पहला प्रोविज़न्स ऐसा है कि ये न्यू बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद ये कहीं ना कहीं इट विल नॉट अलाउड the manufacture and export of a pesticide not register for use in India even if this are approved in other country। मतलब अगर जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद जो कोई पेस्टिसाइड्स होती है जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो मैन्युफैक्चर होते हैं, अगर वो जो इस बिल में प्रोविजंस है उसमें अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो वो बिल इंडिया में अलाउड नहीं होगा। इवन जो पेस्टिसाइड है वो दूसरे कंट्रीज़ में अप्रूव होगी फिर भी वो इंडिया में अप्रूव नहीं होगा। उसके साथ साथ इस बिल में ऐसा भी है कि वह कहीं ना कहीं इम्पोर्ट को ज़्यादा बूस्ट करेगा रदर दैन द एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल, ठीक है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं जो डिमांड जब अशोक दहवाल जो कमेटी थी उन्होंने 2018 में जो उन्होंने ये कमेटी ने जो कुछ रिकमेंडेशन दिए थे वो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्ट को ज़्यादा बूस्ट करने का जो प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं जो अशोक दहल कमेटी का रिकमेंडेशन को कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अशोक दहवाल कमेटी जो 2018 में कॉन्स्टिट्यूट की थी उनका मेन एम था कि टू प्रमोट द डोमेस्टिक एंड द इंडिजीनियस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया से एग्रीकल्चर रिलेटेड या डोमेस्टिक इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने का था। पर यहाँ पे इस बिल में जो प्रोविजंस दिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेंगे द इम्पोर्ट ऑफ द वेरियस एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स।
ठीक है। इसके साथ साथ इस बिल में ऐसा भी दिया है कि द बिल विल पावर टू रजिस्टर द कमिटी टू सब्जेक्टली review registration of the pesticide and then suspend, cancel or even ban its uses. This will not done without any scientific evaluation. इसमें ऐसा कहा गया है कि ये बिल में एक रजिस्ट्रेशन कमेटी रहेंगी जो रिव्यू करेगी किसी भी पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वो जो इशू है वो देखेंगे। उसके बाद उनका रिव्यू होने के बाद वो उस पेस्टिसाइड को सस्पेंड भी कर सकते, कैंसिल भी कर सकते या इवन वो बैन भी कर सकते। तो उन प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि आप ये रजिस्टर जो कमेटी दे रही है वहाँ पे वो जो रिव्यू करेंगे तो उनका कोई एक साइंटिफिक इवोल्यूशन नहीं होगा उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का, और आप उस कमेटी के रिव्यू के अकॉर्डिंग कैसे जा सकते हो। तो इसलिए इस बिल का ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द री रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेस्टिसाइड ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द Istwile 1968 एक्ट। दिस विल ब्रिंग इंस्टेबिलिटी इन द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। मतलब जो कोई पेस्टिसाइड्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर है अकॉर्डिंग टू द 1968 के एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1968 का एक्ट था वो इंसेक्टिसाइड एक्ट था, ठीक है। इस बिल में पहले भी जो पेस्टिसाइड रजिस्टर्स थे उसको कहीं ना कहीं फिर से उन्हीं पेस्टिसाइड को फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा इस नए बिल के अकॉर्डिंग। इसलिए कुछ ना कुछ जो इंस्टेबिलिटी आ जाएंगी इन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ अ पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो अभी पब्लिश किया, अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट ने इन फरवरी मंथ दिस ईयर, एंड इट विल रिप्लेस द इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968, ठीक है। रिगार्डिंग द की प्रोविज़न ऑफ दिस बिल, अगर की प्रोविजंस देखे जाएँ तो पहला प्रोविज़न ऐसा है कि दिस बिल विल रेगुलेट द बिजनेस ऑफ अ पेस्टिसाइड एंड कंपनसेट फार्मर इन केस ऑफ अ लॉसेस फ्रॉम द यूजेस ऑफ एग्रोकेमिकल। अगर किसी फार्मर को कुछ लॉस होता है एग्रोकेमिकल के यूज़ से या उस पेस्टिसाइड के यूज़ से तो फार्मर को कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर और जो पेस्टिसाइड रिलेटेड डाटा है, ठीक है, अगर इट विल एम्पावर द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग दैम विथ all the information about the strength and the weaknesses of the pesticide, the risks and the alternative. All information will be available openly as a data in a digital format and in all languages. मतलब जो पेस्टिसाइड रिलेटेड डाटा है, कौन सी पेस्टिसाइड अच्छी है, कौन सी बुरी है, उसमें क्या वीकनेसेस, क्या स्ट्रेंथ है, उसका भी डाटा एक डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा इवन इन ऑल लैंग्वेजेस। तो ये फार्मर के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है। ये दो प्रोविजन हमने अभी देख लिए। अभी देखते हैं थर्ड, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर किसी भी फार्मर को कुछ लॉस होता है, इफ़ ही यूज़ एनी लॉसेस, इफ़ ही फेस एनी लॉसेस ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ अ पेस्टिसाइड, देन द सेंटर विल फंड द प्रॉपरली टू दैट पर्टिकुलर फार्मर, ओके। कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को ज़्यादा प्रमोट करने का भी इसमें प्रोविज़न दिया है इस नए बिल में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर, ऑल पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड बाउंड बाय द न्यू एक्ट, ठीक है। जो भी पेस्टिसाइड्स है जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसको ये नए बिल के अकॉर्डिंग उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 जो है वो प्रोविजंस दिए गए हैं हाँ इस बिल के, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, ठीक है, तो आप ये प्रोविजंस पॉजिटिव प्रोविजंस लिख सकते हैं। और जो एक्सपर्ट्स ने अभी मैंने बताया है कि क्यों ये न्यूज़ में आ गया है, तो आप वो नेगेटिव प्रोविजंस भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमको पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोविजंस का पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है, वहाँ पे यहाँ पे दिया है कि पेस्टिसाइड्स कंजप्शन कितना है इंडिया में। तो देखा जाए तो इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अ पेस्टिसाइड इन एशिया, ठीक है। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ अ पेस्टिसाइड इन इंडिया। नियरली 9 lakh ton of agrochemical are produced annually. Over 50% of a total production is exported every year, ठीक है। 9 lakh ton का एग्रो प्रोडक्शन होता है इंडिया में एनुअली और 50% जो है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है हर साल। उसके साथ साथ टॉप टू क्रॉप फॉर विच पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड आर, जो जहाँ पे पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो 2 क्रॉप है। पैडी क्रॉप 26 to 28% एंड कॉटन 18 to 20%। उसके बाद जो टॉप कंज्यूमर है ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड उसमें आंध्र प्रदेश
ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक टॉप रैंकिंग है। ठीक है, 8 स्टेट अकाउंट 70% ऑफ एग्रो केमिकल इंडस्ट्री। इनके नाम दिए हैं कि कौन से 8 स्टेट है जो एग्रो केमिकल इंडस्ट्री का यूसेज 70% तक है, तो वो स्टेट्स के नाम हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु एंड हरियाणा। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई हो। देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द इशू रिलेटेड टू हेल्थ, व्हाट इज़ ट्रांस फैट। ठीक है, तो रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वार्न किया है कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ अ ट्रांस फैट। ठीक है, तो WHO ने क्या कहा है पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांस फैट होता क्या है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट होता है आर फाउंड इन hardened vegetable fat such as a margarine and ghee and are often present in a snack food, baked goods and a फ्राइड फूड। ठीक है, जो WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट होता है वो मोस्टली जैसे घी हुआ, बटर हुआ, या कोई आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हमने कोई मक्खन ले लिया, ठीक है, या स्नैक फूड्स है या बेक फूड्स है या फ्राइड फूड्स है, इसमें ट्रांस फैट का जो प्रमाण है वो कब सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके कारण क्या हुआ है, रिसेंटली नियरली 5 lakh deaths due to the coronal heart diseases every year around the world, and 15 country accounts for 2/3 of a death linked to this substance। ठीक है, ये ट्रांस फैट के इंक्रीज होने से नियरली 5 लाख जो डेट्स हैं हो गई है वर्ल्ड में ड्यू टू द कोरोनल हार्ट डिसीजेस, एंड नियरली 15 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अकाउंट किया है 2/3 ऑफ द डेथ आर लिंक टू दिस यूसेज ऑफ द ट्रांस फैट सब्सटेंसेस। ठीक है, इट इज़ हाउएवर ऑफन यूज बाय द मैन्युफैक्चरर बिकॉज, ठीक है, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ चीपर। ओके, ये चीपर भी है, उसके साथ साथ ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो अच्छे से वो फूड को रख सकता है, इसलिए। ठीक है, सो फार 58 कंट्रीज इंट्रोड्यूस द लॉ टू प्रोटेक्ट द 3.2 बिलियन पीपल फ्रॉम द सब्सटेंस एट द एंड ऑफ 2021, but 100 countries still needed to tackle the action to remove the trans fat from their food supply। ठीक है, तो देखा जाए तो 58 कंट्रीज़ ने जो ट्रांस फैट का जो कंजम्पशन है उसको कम करने के लिए लॉज लाए हैं, और 2021 तक वो इंट्रोड्यूस करने भी वाले हैं। उसके साथ साथ पर 100 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। और देखा जाए तो जो नॉन इनकम और लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने अब तक इसके रिलेटेड कुछ बड़ा एक्शंस नहीं लिया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ट्रांस फैट क्या होता है। ट्रांस फैट्स आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ अ फैट विच कैन हैव मच मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी दैन एनी अदर डाइटरी कंस्टिट्यूट। ठीक है, जो ट्रांस फैट है उसका अगर हमने कंजप्शन किया तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है बॉडी में, अदर दैन कोई भी हमने कोई दूसरा जो कंज्यूम किया है कोई फूड आइटम, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होता है वो ट्रांस फैट होता है। ठीक है, दिस फैट्स आर लार्जली प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बट स्मॉल अमाउंट में वो नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है। मोस्टली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है पर कुछ जो परसेंट है वो नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियली जो ट्रांस फैट है वो कहाँ से मिलता है, अगर व्हेन हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद द ऑयल टू प्रोड्यूस अ फैट रिसेंबलिंग प्योर घी एंड बटर। ठीक है, जब आर्टिफिशियली जो ट्रांस फैट होता है वो फॉर्म होता है जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसी भी ऑयल के साथ, तब वो टू प्रोड्यूस द फैट, एंड मोस्टली वो रिसेंबल करता है प्योर घी या बटर से। ठीक है, इन अवर डाइट सोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांस फैट आर पार्शियली हाइड्रोजेनेटिक वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति मार्जिन, while the natural trans fat are present in the meat dairy products through the small amount। ठीक है, देखा जाए तो जो आर्टिफिशियली ट्रांस फैट है वो मोस्टली जो मक्खन होता है या घी होता है या कोई भी एक वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति जो होता है ऑयल उनमें ज़्यादा वो मिलता है। ठीक है, और अगर नेचुरली देखा जाए तो ट्रांस फैट का जो प्रमाण है वो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। उसके बाद हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, देखा जाए तो ट्रांस फैट इतना हार्मफुल क्यों है। हार्मफुल इसलिए है कि वो मोस्ट ऑफ द जो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है
वो कॉज करता है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है, और जो से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो गया तो वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है, और जो हमें जो प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट द हार्ट डिसीज़ वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो ट्रांस फैट का अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गया अपने बॉडी में तो वो बहुत सारे हार्ट डिसीज़ेस को लेके और या स्ट्रोक वगैरह डेवलप कर सकता है। उसके साथ साथ ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन resistance, infertility, certain type of a cancer are also been caused due to the usage of a trans fat। ठीक है, और वो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, इसलिए ट्रांस फैट का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं हमको अवॉइड करना चाहिए। वाई दे आर इंक्रीजिंग देयर यूजेस, ठीक है, अभी ये यूजेस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। जो ट्रांस फैट है कंसिस्ट ऑयल कैन बी प्रिजर्व लॉन्गर, दे गिव द फूड एंड डिज़ायरेबल शेप एंड स्ट्रक्चर एंड कैन easily substitute pure ghee. They are comparatively far lower in cost and add प्रॉफिट और द सेविंग। ठीक है, मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया है कि जो ट्रांस फैट का यूजेस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो फूड को बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर बोले या शेप बोले हम उसको दे सकते हैं। ओके, और वो एक लो कॉस्ट में होता है, इसलिए वो प्रॉफिट या सेविंग के लिए भी बहुत यूज़ है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ट्रांस फैट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स देखे जाए, ठीक है, पहले हम जानते हैं कि फ़ैट्स क्या होते हैं। फ़ैट्स जो है, फैटी एसिड्स जो होता है वो एक बॉडी में फ़ैट्स का बिल्ड करने के लिए यूज़फुल होता है। और जो फैट्स का कंपोजिशन देखा जाए अगर केमिकली तो वो कार्बन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का एटम से वो जो कंपोजिशन होता है वो फैटी एसिड का कंसिस्ट करता है। ठीक है, देखा जाए तो 3 टाइप के फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट जो फैट होता है वो गुड होता है हेल्थ के लिए, ठीक है, जो हमें नट्स, अखरोट या अदर वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो है वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, वो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक है, और जो ट्रांस फैट देखा जाए तो वो मैंने अभी जैसे बताया है कि वो काफ़ी जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और घी और मीट, अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स देखें तो मीट और डेयरी प्रोडक्ट में भी ट्रांस फैट का प्रमाण होता है। ठीक है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं वो देखते हैं। हमें जैसे पता है कि FSSAI, ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि FSSAI क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो वो FSSAI होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड Authority of India. It is an autonomous statutory body established under the Food Safety and Standard Act 2006। ठीक है, 2006 का फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, वो आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, अब देखते हैं कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफ़ी सारे रेगुलेशन लाए थे 2016 में, और उन्होंने कहा था कि जो ट्रांस फैट है इज़ एडिबल फैट एंड उनका जो कंटेंट है वो एडिबल फैटी और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उनमें वो फ्रॉम 10 to 5% में उसको डिक्रीज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ WHO ने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लाए हैं, जैसे उन्होंने रिप्लेस करके एक प्रोग्राम लाया था इन 2018 फॉर द ग्लोबल लेवल एलिमिनेशन ऑफ अ ट्रांस फैट। ठीक है, और FSSAI के अकॉर्डिंग भी उन्होंने जो ये रेगुलेशन जो लाया उन्होंने 2016 में, उसकी डेडलाइन उन्होंने 2022 तक रखा है, और उन्होंने काफ़ी सारे प्लानिंग की है कि जो ट्रांस फैट का कंटेंट है हम 3% तक लाएंगे बाय 2021, और बाय 2% लाएंगे बाय 2022 इन द एडिबल फैट्स एंड द ऑयल्स। ठीक है, जो ट्रांस फैट फ्री करके उन्होंने एक लोगो फॉर द वॉलंटरी लेबलिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ अ ट्रांस फ्री फैट प्रोडक्ट, ठीक है, उन्होंने एक लोगो भी इन्वेंट किया है कि जिसका नाम है कि ट्रांस फैट फ्री लोगो, जहाँ पे जो ट्रांस फैट का जो कंटेंट रहेगा वो सब बहुत कम रहेगा, वहाँ पे वो लोगो इम्प्लीमेंट किया जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अभी हम नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है
उनका जो ऐप का नाम है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है, उन्होंने अ, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दैट इज़ IIT मद्रास, एंड विल इम्प्लीमेंट बाय अ नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो IIT मद्रास ने ये जो ऐप है वो उसको डिज़ाइन किया है। उनका मेन पर्पज़ है कि टू इन्हांस द रोड सेफ्टी, तो मेन पर्पज़ है रिलेटेड टू द इन्हांसमेंट ऑफ अ रोड सेफ्टी। और भी वो देखते हैं कि वो ऐप वर्क कैसे करता है, ठीक है। जो IRAD जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पुलिस पर्सनल को डिटेल देगा अबाउट द एनी, कोई अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है उसके रिलेटेड, अलॉन्ग विद द फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड अलॉन्ग विद द यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है, ID और द क्रिएशन ऑफ दैट इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद subsequently an engineer from the public work department or the local body will receive an अलर्ट ऑन हिज मोबाइल स्क्रीन। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होते हैं उनको नोटिफिकेशन चले जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट इन देयर मोबाइल डिवाइस, एंड जो पर्सन है वहाँ पे जो वर्क करता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, तो वो जाके उस साइट में विजिट देंगे और एग्जामिन करेंगे उस वहाँ पे, ठीक है। और डिटेल दे देंगे रोड डिज़ाइन की, ठीक है। और जो डाटा है वो फर्दर प्रोवाइड किया जाएगा टीम ऑफ IIT मद्रास की टीम को दे दिया जाएगा फॉर द सजेशन एंड डिज़ाइनिंग रिलेटेड द रोड कंडीशन, ठीक है। इस तरीके से वो ऐप वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को लेके या लोकल पब्लिक के सेफ्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा ऐप, और ये ऐप का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम GS3 पेपर। सो फर्स्ट न्यूज़ इज मीथेन इन ए कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। मीथेन इन ए कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि रिसेंटली एक रिसर्चर फ्रॉम आगाकार रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, उन्होंने फाउंड किया है कि जो मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट है आर लोकेटेड इन अ कृष्णा गोदावरी बेसिन आर ऑफ अ बायोजेनिक ओरिजिन। बायोजेनिक मतलब जो किसी भी एक लाइफ फॉर्म से बने हो उसको बायोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली उन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फाइंड किया है कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उस वहाँ पे मीथेन हाइड्रेट का डिपॉजिट मिला है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कृष्णा गोदावरी बेसिन का, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए तो जो इवन द lowest estimate of a methane present in the methane hydrate in Krishna Godavari basin is twice than all the fossils फ्यूल रिजर्व अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, मतलब जितने भी देश जितने भी वर्ल्ड में जो फोसिल्स रिजर्व्स हैं उससे 2 टाइम जो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वहाँ पे जो मीथेन मिला है उनका जो कंटेन है वो बहुत कम है, फिर भी वो ट्वाइस है ऑल द जो फोसिल्स रिजर्व्स हैं जो अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और रिसर्चर ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट द रेट ऑफ बायोजेनेटिक मीथेन जनरेशन इन कृष्णा गोदावरी बेसिन हाइड्रेट इज टू बी 0.031 मिलीमोल्स मीथेन पर जीटॉक्स पर डे, ठीक है। तो इतना जो ये कंटेन है उस मीथेन का वो मिलता है, उन्होंने ऐसे कहा है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में मीथेन का जो डिपॉजिट है वो 0.562 7.68 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के एरिया में, ठीक है। व्हाट इज़ अ मीथेन, अभी मीथेन क्या होता है वो देखते हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। मीथेन जो है क्लीन एंड इकोनॉमिक फ्यूल है, ठीक है। ऑन द अर्थ मीथेन इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग गैस, ठीक है। मीथेन जो है वो एक नेचुरली ऑकरिंग गैस है, तो मोस्टली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से फॉर्म होती है, ठीक है। कुछ जो माइक्रोबॉम्स होते हैं या कुछ अंडरग्राउंड माइक्रोबियल लाइफ्स होते हैं उनके वजह से जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेनी ऑफ दिस मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोबॉम्स लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल स्पेशली द काउ, ठीक है। जो माइक्रोबिम्स जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन वो मोस्टली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनिमल्स की वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे काऊ, क्योंकि काऊ जब खाने के बाद वो फिर से वो अपनी जो फूड है वो च्यू करते रहता है, उस टाइम पे वो मीथेन गैस भी रिलीज़ करता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। हाउएवर द मीथेन कैन प्रोड्यूस बाय द बायोटिक प्रोसेस, ठीक है। जो मीथेन है वो एबायोटिक प्रोसेस से भी बनाया जाता है, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड टू ऑकर इन द फॉर्मेशन सच एज रॉक स्प्रिंग एंड एक्वाफेयर and the studies has concluded that it was formed there by the chemical reaction between hydrogen and carbon atom at a lowest temperature, ठीक है। जो
मीथेन है वो रॉक स्प्रिंग्स और एक्वाफर में भी फाउंड किया है, मिला है। क्यों? वहाँ पे उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है? जब कार्बन और हाइड्रोजन एटम जब आप लोअर टेम्परेचर में उनका जब केमिकल रिएक्शन होता है उस टाइम पे मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम मीथेन का फॉर्मूला पता है CH4, ठीक है। उसके बाद जो वंस इट इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इन द ऑफ अर्थ और मास, मीथेन इज़ रिलेटिवली शॉर्ट लिव, ठीक है। मीथेन गैस जो है वो काफ़ी कम टाइम तक रहती है। उसके साथ साथ मीथेन के जो कंसंट्रेशन है वर्ल्ड में वो 1800 पार्ट पर मिलियन है, ठीक है। अब देखते हैं कि मीथेन हाइड्रेट क्या होता है। जो मीथेन हाइड्रेट है इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन bonded water and the methane gas come into contact at the high pressure and the lower temperature in ocean। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड जो वाटर होता है, ठीक है, एंड जो मिथेन गैस होती है वो जब एक साथ कांटेक्ट उनका दोनों का रिएक्शन होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है ओशियन में, उस टाइम का मीथेन हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1 cubic meter ऑफ अ मीथेन हाइड्रेट कंटेन 160 to 180 क्यूबिक मीटर ऑफ अ मीथेन, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ एक रिपोर्ट दी है लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020, जो रिलीज़ की है एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है वो कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल एंड द जूलॉजिकली सोसाइटी ऑफ लंदन इज़ द 13 एडिशन, ठीक है। ये 13 एडिशन है जो पब्लिश किया गया है ऑफ अ लिविंग प्लानट रिपोर्ट, ठीक है। उनकी की फाइंडिंग ऐसे है, यहाँ पे जो इनकी जो फाइंडिंग है वो स्टैटिक पार्ट है, तो मैं बस रीड करके दिखाऊंगी, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का उतना पार्ट है नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो उनकी की फाइंडिंग में फाउंड किया गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ वर्टेब्रेट स्पीशीज डिक्लाइन बाय अराउंड 68% बिटवीन 1970 एंड 2016। लिविंग प्लानट इंडेक्स वॉज यूज बाय द रिपोर्ट टू कैलकुलेट दिस डिक्लाइन, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ हैं वो 68% उनकी डिक्रीज हुई है राइट फ्रॉम 1970 एंड टू 2016, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है फ्रेश वाटर में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस रहता है उनके भी परसेंट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है बाय 84%, ठीक है। उसके बाद द एवरेज 2/3 डिक्लाइन इन द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ अ मैमल्स, बर्ड एंड एम्फीबियंस, reptiles and fishes is less than 50 year in a large part is due to the small environmental destruction which is contributing to the emergence of zoological disease such as COVID-19, ठीक है। तो ऐसा भी पाया गया है कि 2/3 डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन ऑफ अ मैमल्स और बर्ड्स और एम्फीबियंस का लेस, ठीक है। तो जिसके वजह से ये किसकी वजह से हुआ है कि काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुए हैं उसके वजह से, ठीक है। जिसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम जैसे हमने देखा है कि जूनोटिक डिसीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि COVID-19 चल रहा है, ठीक है। और 75% ऑफ अ अर्थ आइस फ्री लैंड हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड, मोस्ट ऑफ द ओशन पोल्यूटेंट आर and over 85% area of a wetland loss all due to ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से काफ़ी सारे जो ओशन है वो पोल्यूटेड हुआ है। उसके साथ साथ 75% ऑफ अर्थ आइस फ्री कैप, उसमें भी काफ़ी सारा उसमें काफ़ी सारे क्या बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग हुआ है, ठीक है। 1 of a 5 plant is threatened with द एक्सटेंशन, ठीक है। वो बहुत 1 of the 5 प्लांट्स जो है हम बोलते हैं 1:5 जो प्लांट्स है वो भी कहीं ना कहीं थ्रेटन हुए। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है इन सब डिक्लाइन के? वो फैक्टर्स हैं कि द यूज़ ऑफ अ लैंड, ठीक है, लैंड यूज़ काफ़ी हो रहा है, द यूज़ ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, नेचुरल हैबिटेट का लॉस और डिग्रेडेशन एंड द डिफॉरेस्टेशन ड्रिवन बाय फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अभी इंडिया का सिनेरियो देखें तो India has 2.4% global land share, about 8% global biodiversity and about 16% global population, ठीक है। ये जो डाटा है वो आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये आप बहुत सारी जगह पे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में 2.4% ग्लोबल लैंड शेयर है, ठीक है। 8% जो है वो बायोडाइवर्सिटीज़ फाइंड होती है और 16% उसका जो पॉपुलेशन है, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ लॉस्ट टू 12% ऑफ अ वाइल्ड लाइफ एनिमल, ठीक है, वाइल्ड मैमल्स, 19% एम्फीबियंस एंड 3%
बर्ड्स ओवर लास्ट 5 डिकेड, ठीक है। तो लास्ट 5 डिकेड में से देखा गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स का भी जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। और इंडियाज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर पर्सन इज लेस देन 1.6 ग्लोबल हेक्टर्स, ठीक है, पर्सन, बट इट्स हायर पॉपुलेशन साइज हैड मेड द ग्रॉस फुटप्रिंट सिग्निफिकेंटली हाई। जो इंडिया का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो लेस दैन है 1.6 ग्लोबल पर हेक्टर, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो हाई होने की वजह से जो ग्लोबल फुटप्रिंट सिग्निफिकेंस भी बढ़ गया है, ठीक है। अभी मैं जो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो रिफॉर्म सजेस्ट किया है कि मेकिंग फूड प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मोर इफेक्टिवली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, ठीक है। जो फूड प्रोडक्शन हो या ट्रेड हो वो बहुत इफेक्टिवली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीके से उसको करना चाहिए। उसके साथ रिड्यूस करना चाहिए जो वेस्टेज है, और हेल्दी इन्वायरमेंट या हेल्दी डाइट उसके साथ साथ उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो कंक्लूड ऐसे हुआ किया गया है कि जो पैंडेमिक जैसे हमें काफ़ी सारी बीमारियां फेस करनी पड़ी है, उसके साथ साथ जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हुआ है, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की वजह से जो काफ़ी सारे जो मैमल्स है, बर्ड्स है, उनके लाइफ में इफेक्ट करता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको कम करना चाहिए। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल एक्शन और प्रॉपर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है उनका सबका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ हमें लोकल लेवल पीपल्स के भी साथ में कुछ नई इनिशिएटिव लाके अच्छे से जो उनका पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा वो जो कंक्लूजन है यहाँ पे बहुत अच्छे लाइंस में दी है, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। आप ये जो कंक्लूजन है वो आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि लिविंग प्लानट रिपोर्ट क्या है। तो लिविंग प्लानट रिपोर्ट है वो बाय एनुअली मतलब 2 बार ईयर में पब्लिश की जाती है। इट कंप्राइज ऑफ अ स्टडी एंड द स्टडी ऑफ अ ट्रेंड्स इन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड द हेल्थ ऑफ अ प्लानट, ठीक है। वो स्टडी बताती है ऑफ अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ कैसा है प्लानट का उसके बारे में। एंड द रिपोर्ट प्रेजेंट अ कंप्रेसिव ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द लिविंग प्लानट इंडेक्स, ठीक है। जो लिविंग प्लानट इंडेक्स है वो भी पब्लिश करते हैं, ठीक है। जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट है वो एक लिविंग प्लानट इंडेक्स उन्हें वही बताते हैं जहाँ पे वो मेजर करते हैं स्टेट्स का ऑफ ऑल वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज इन टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मराइन हैबिटेट, ठीक है। जो लिविंग प्लानट इंडेक्स है उसमें मेजर करते हैं कि वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटीज़ होती है उनका पॉपुलेशन क्या है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज़ जो होते हैं आइदर इन ऑन टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल लैंड में हो, फ्रेश वाटर में या मराइन हैबिटेट हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजिकली फुटप्रिंट। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया नीड टू प्रोवाइड फॉर द एवरीथिंग यूज बाय द पीपल, ठीक है। जो बायोलॉजिकल फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एरिया है वो एक प्रोडक्टिव एरिया है जहाँ पे मतलब जहाँ पे सारे जो चीज़ें होते हैं वो पर्सन वहाँ जो पीपल्स है वहाँ का वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फिशेस हो, वुड हो, ठीक है, फाइबर्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल्स यूज एंड द स्पेस फॉर द बिल्डिंग्स एंड द रोड्स, ठीक है। इट इज़ करेंटली डेवलप्ड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एंड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करके उन्होंने करंटली ये डेवलप हुआ है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस का फुटप्रिंट है एंड कार्बन फुटप्रिंट है आर द कॉमन कंपोनेंट ऑफ अ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब जो यहाँ पे लोग ज़्यादा रिसाइड करते हैं, जो लोगों के लिए जो प्रोडक्टिव एरिया होता है, पीपल्स के लिए जो प्रोडक्टिव एरिया होता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल गैस फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा देता है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे ये जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फिगर में आपको वहाँ से बताती हूँ, ठीक है। जो ये कार्बन फुटप्रिंट है, ये जो कार्बन फुटप्रिंट का जो फ़ोटो दिया है वो कहीं ना कहीं एनर्जी, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो कार्स वगैरह दिख रहे हैं वो लीड वहाँ को उसको लीड करता है। उसके बाद जो बिल्डअप एरिया है वो कहीं ना कहीं जो बिल्डअप एरिया है वहाँ पे सेटलमेंट होती है। उसके बाद जो फॉरेस्ट है वो टिम्बर एंड पेपर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो क्रॉपलैंड एंड पास्चर है वो फूड और फाइबर के लिए अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फिशरीज़ हैं वो सी फूड के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे फिगर से ये दिया है, ठीक है। फैक्ट देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट 2014, India has a bio capacity of approximate 0.45 GHA per person, which means it is a bio capacity debuter or an ecological deficient country with a
148% मोर डिमांड दैन सप्लाई ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखा जाए नेशनल फुटप्रिंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वहाँ की जो नेचुरल सप्लाई है नेचुरल रिसोर्सेज की, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डिमांड है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया के पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं और जो पॉपुलेशन की डिमांड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद है आसाम ऑयल वेल फायर गैस लीकेज लार्जली टैम्प। ठीक है, तो रिसेंटली जो ऑयल वेल फायर है, ऑयल फायर हुआ है, ऑयल वेल में फायर हुआ है इन आसाम। ठीक है, और वो मोस्टली कंटिन्यू रहा है अबाउट द 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ तक उस गैस का लीकेज हुआ है और मोर देन मिनी डेज। ओके, बहुत ज़्यादा दिन। ठीक है, देखा जाए तो मोस्टली 3 या 4 दिन या मोस्टली 1-2 वीक होता है, पर ये बहुत ज़्यादा लीकेज हुआ है इस गैस का 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स तक। ठीक है, अभी हुआ क्या था कि जो नेचुरल गैस एंड ऑयल condensate started leaking from an oil gas of a state-owned oil field at Bhajang in the eastern Assam, Tinshukia district 110 days back. The leakage caught fire 97 days ago on June 9। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस और ऑयल जब कंडेंसेट हुए तो जिसके वजह से वहाँ पे जो लीकेज हुआ है ऑयल वेल गैस पे, और वो कहाँ पे हुआ है, तिनसुकिया जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, और जिसके वजह से वहाँ पे फायर भी जनरेट हुआ है। एंड हाउ इट इज़ टैम्प, अभी वो कैसे टैम्प हुआ वो देखते हैं। तो नेचुरल गैस ऑफ अ वेल नंबर 5। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग पार्ट दिया है कि जो वेल नंबर 5 है वहाँ से वो नेचुरल गैस का मतलब वहाँ नेचुरल गैस निकली जिसके वजह से वहाँ पे फायर का मतलब गैस का लीकेज हुआ है और जिसकी वजह से वहाँ पे फायर कॉट हुआ है। ठीक है, वो और ये फायर क्यों मतलब निकली है, तो अगर किसी भी जो रिजर्वर होते हैं जहाँ पे नेचुरल गैस होती है, जहाँ पे अगर प्रेशर का इम्बैलेंस हुआ है तो उस टाइम पे वहाँ से वो फ्लो आउट होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बस स्टैटिक पार्ट दिया है, स्टैटिक मतलब जो करंट अफेयर रिलेटेड ही है कि ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे कहाँ पे लीकेज हुआ था। ठीक है, और कुछ पॉइंट जो ब्लो आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने ऐसा बताया है कि जो सिंपल लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, लैक ऑफ जो जहाँ पे जो वर्कर्स है उनका बहुत मतलब अच्छे से अटेंशन नहीं था इस बातों पे, मतलब उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया है, या फिर बैड मेंटेनेंस हो। ठीक है, बैड मेंटेनेंस हो, पुअर वर्कमैनशिप हो, इस तरीके से जो फैक्टर्स है वो भी जो रिस्पॉन्सिबल है इसके फायर के लिए। ठीक है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, अगर वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, अभी वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज जो रिजर्वर का साइज़ था वो भी बहुत बड़ा था, और जो प्रेशर एट विच द गैस इज़ फ्लोइंग आउट। ठीक है, जो प्रेशर था जिस प्रेशर से वो गैस बाहर आ रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए अभी ये जो इफ़ेक्ट ये जो गैस का लीकेज हुआ इसमें उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो आसाम में हम जैसे जानते हैं कि दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क है, उसके जो काफ़ी सारे एरियाज़ है वहाँ पे भी थोड़ा एक डिवास्टिकेटिंग एक निशान मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, एक पड़ गया है वहाँ पे, जो दिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क है वहाँ पे भी थोड़ा जो इफ़ेक्ट हुआ है उसके साइड बाय एरियाज़ में। ठीक है, अगर फैक्ट फॉर फिल्म्स देखें तो हिंदी दिवस था September 4 को। ठीक है, September 14 को हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑफ अ हिंदी लैंग्वेज एंड इट कल्चरल हेरिटेज एंड द वैल्यू अमॉन्ग द पीपल ऑफ अ कंट्री एंड अब्रॉड। ठीक है, इस सेलिब्रेट उनका ऑब्जेक्टिव मेन है कि जो हिंदी लैंग्वेज का डे रिलेटेड सेलिब्रेशन है जहाँ पे वो कल्चरल हेरिटेज एंड द वैल्यूज़ ऑफ अ पीपल अलॉन्ग विद द पीपल इन कंट्री एंड द अब्रॉड। ठीक है, ठीक है, हिंदी एक राजभाषा अवार्ड होता है एज पार्ट ऑफ ए हिंदी दिवस सेलिब्रेशन एवरी ईयर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट अ राजभाषा अवार्ड टू द पीपल हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड दिस लैंग्वेज। अगर किसी पर्सन ने हिंदी लैंग्वेज में उनका काफ़ी सारा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो तो उनको ये जो अवार्ड है वो प्रेसिडेंट हिंदी दिवस के दिन प्रेजेंट करते हैं। वाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल हिंदी दिवस, तो नेशनल हिंदी दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यूपीएससी यूज टू आस्क द क्वेश्चन ऑन सच टॉपिक्स। वो कब सेलिब्रेट हुआ क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री ऑन September 14, 1949 अंडर द आर्टिकल 343। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑन
14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियली लैंग्वेज करके डिक्लेयर कर दिया। इसके वजह से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और वो आता है अंडर द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 343। ठीक है, इस तरीके से आज हमने जितने भी न्यूज़ थे वो सारे कवर कर दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब our channel and wait for the new update. Thank you.